हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर होगा, जैसे यहाँ हमने फिगर बना के रखा है। तो ये देखिए, ये बीच में एक चार्ज वायर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसको भले ही हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, बट ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इसके वजह से आप इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके वजह से मान लो किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे या इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है, इस चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट P पे, जो कि इससे R की डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस वायर से R की डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट P पे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब वो कैसे किया जाए, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं और इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। ये गॉसियन सरफेस होगा इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, ये आपको जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r। जितना इस पॉइंट P का डिस्टेंस है चार्ज वायर से, उसका रेडियस इतना ही है। इसका हाइट है, इसको हमने हाइट को L लिया हुआ है। और हम पता करेंगे कि इस पूरे सिलेंडर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सिलेंडर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बोलेंगे S1। S1 जो है इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर ऊपर वाला S2 बोल देंगे, ये इसका सर्कुलर एरिया। और नीचे वाला हम S3 बोलेंगे, ये इसका सर्कुलर एरिया। तो हम 3 एरिया से पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, S1, S2 और S3 से। और तीनों एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं। देखिए, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इसमें कितना चार्ज है, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्योंकि अब ये लीनियर वायर, स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं बाय टर्म लैम्डा। तो यहाँ पे एक टर्म आप लिख लीजिए, लेट लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब जो लैम्डा है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया इस सिलेंडर के इस ऊपर वाले से, टॉप से बॉटम वाले पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है। तो इसको हमने मान लिया, इस पोर्शन जो सिलेंडर के अंदर पोर्शन है, ये वायर में Q चार्ज है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। क्लियर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 φ2 φ3 क्या हो गया, φ1 S1 से सरफेस कर्व सरफेस से जो निकला, S1 सरफेस से, S2 से φ2 एंड S3 से φ3। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको कैलकुलेट करेंगे, तो यही टोटल फ्लक्स होगा। तो φ1 तो कर्व सरफेस एरिया से आपको निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व सरफेस एरिया का एक कोई डिफरेंशियल एरिया लेंगे। तो देखिए, हमने ये वाला एक एरिया लिया है, रीजन लिया है, ये इसका डिफरेंशियल एरिया है और वो है ds। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ये इसके रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ से ये रेडियली निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दी वायर। तो इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, वो भी रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ds यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल हो जाएंगे और इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और यहाँ पे ये जो है E डॉट ds को हम E ds लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो जाएगा। मैं φ1 का ही लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है, केवल ds इंटीग्रेशन के पास रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो सिलेंडर के कर्व सरफेस पे हर पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस है वायर से सेम है, आर डिस्टेंस है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सक्यूज मी सिलेंडर के सरफेस पे, कर्व सरफेस पे हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होगी, यानी वो चेंज नहीं हुई। S1 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, तो E को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, केवल अब ds रह जाएगा। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस कर्व सरफेस एरिया का, जो कर्व सरफेस है उसका एरिया सिलेंडर का, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrl, ठीक है, 2πrh लिखते हैं हम सिलेंडर के लिए, यहाँ पे h की जगह l लिया है तो 2πrl हो गया। तो ये जो है ये φ1 का वैल्यू आया। अब φ2 का वैल्यू, φ2 क्या होगा, देखिए हमने ये लिया डिफरेंशियल एरिया S2 के लिए। अब यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ y एक्सिस में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के वजह से अभी भी इस x एक्सिस में ही होगा, तो इनके बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यदि 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, इसलिए φ2 की जगह आप लिख देंगे 0। क्लियर है। अब वैसे ही आप सरफेस 3 के लिए देखें, ये डिफरेंशियल एरिया अगर हम ले तो इस डिफरेंशियल एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ही है और इनके बीच में अब एंगल बन गया फिर से 90 डिग्री, तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने 0 रख दिया। तो यानी φ2 एंड φ3 0 है, यानी सरफेस 2 और सरफेस 3 से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रही। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल सरफेस 1 से ही, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को क्रॉस कर रही है, और ये हमने उसकी वैल्यू लिखी। तो दिस इज एरिया वैल्यू ऑफ फ्लक्स बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन के इक्वेशन से टोटल फ्लक्स निकाल लिया कि कितना निकल रहा है इस सिलेंडर से। तो ये एक इक्वेशन हो गया फ्लक्स का, लेकिन हमें गॉस लॉ भी पता है। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ अगर आप लिखेंगे तो यहां मैं लिखता हूं, इसको भी हटा दे, बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सिलेंडर will be equal to q by epsilon naught। सिंपली देखिए गॉस थ्योरम से बड़ा ही सिंपल हो जाता है फ्लक्स को निकालना। टोटल चार्ज जो भी इसके अंदर होगा उसको आप एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो तो फ्लक्स निकल आता है। अब टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, तो देखिए यहां हमने लिखा है, हम यहाँ पे इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, q will be equal to lambda into l। तो अगर q की वैल्यू लिख दे हम lambda into l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 भी फ्लक्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2 भी फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके E की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से E2πrl विल बी इज इक्वल टू पाई एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इधर भी एल है इधर भी एल है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इधर नीचे आ जाएगा तो E विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अब इस पूरे चीज में, इस एक्सप्रेशन में देखिए लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, वो फिक्स है एक पर्टिकुलर केस के लिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिपेंड करेगा r के ऊपर, और कैसे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर जितना ज्यादा r का वैल्यू होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, या जितना कम r होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इसके पास, इस वायर के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आप इससे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो आप बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल चाहे तो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।